हाँ तो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद एनर्जी लेवल। बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया था एनर्जी लेवल में सबसे पहले आते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिसके ऊपर आज क्वेश्चंस भी तुमने देखे। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं बच्चों, फिर से बताना मुझे। दीज आर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिपेंड करती है एन और एल पे। मतलब मैं ये कह सकता हूं सेम एन एंड एल अगर की दो ऑर्बिटल्स का है, सेम एन और सेम एल दो ऑर्बिटल्स का है, तो दे विल बी डीजेनरेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? सेम एन और सेम एल वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। लेकिन ये जो हमने कंडीशन देखी सेम एन एंड सेम एल, दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाँ है ना? दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन एन। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन एन। एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एन पे। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ये तुमने देखा भी था फॉर्मूले में, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ है ना बच्चों? किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है। फॉर अ गिवन एटम इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो आइडिया क्या है, हाइड्रोजन के लिए 3s और 3p और 3d, इन सब की एनर्जी सेम होगी। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। कितने ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, डी के 5, पी के 3, एस का 1, टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। ऑल द 9 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, हम कहेंगे डीजेनरेसी इज 9। क्लियर है बच्चों? एन इक्वल टू 3 में डीजेनरेसी क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए, 9। अब आते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होगा, सेम डी सेम एन और सेम एल, मतलब 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं दे 5 विल बी डीजेनरेट। 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स है ऑल 5 विल बी डीजेनरेट। 3p के जो 3 ऑर्बिटल्स है, p के 3 होते हैं ना, px py pz, ऑल दो 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। बट यू कैन नॉट से p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट विद d, क्योंकि इनमें n तो सेम है, n इज स्टिल 3 बट l इज चेंज्ड। l तुम्हारा 3p के लिए l इज 1 और 3d के लिए l इज 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये ऑर्बिटल्स, ये 5 डीजेनरेट है, ये 3 डीजेनरेट है, लेकिन ये आपस में डीजेनरेट नहीं होंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वेल दैट इज नाइस। अब बच्चों समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, एस फॉर गिवन एन, फॉर गिवन एन shell S is closest to nucleus, then P, then D, then F in order. कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? S orbital is closest to the nucleus, followed by P, followed by D, followed by F. मतलब तुम अगर देखो 4s 4p 4d 4f, तो तुम रियलाइज करोगे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 4s। सबसे दूर कौन सा है, 4f। और इसको हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, s, एक तो मैंने क्या बोला था अभी, इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। और अनदर वे टू से द सेम थिंग इज इट एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गेस्ट पुल ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दोनों का मतलब सेम है, इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस या इट एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गेस्ट पुल ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ मुझे। फॉर अ गिवन एन वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसको एक और चीज भी बोली जा सकती है, S is most
penetrating towards the nucleus. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? इन तीनों का मतलब एक ही है, जस्ट टर्म कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि विच इज एक्सपीरियंसिंग द क्लोजेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पुल ऑफ न्यूक्लियस, विच इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस. सो एस इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एस इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे. एक और चीज बच्चों, यार तुमने हाइड्रोजन He+Li2+ की बात करी थी, ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. मुझे एक चीज बताओ बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगा? हाइड्रोजन के लिए, He+ के लिए, या Li2+ के लिए? तीनों के लिए हमने n सेम रखा है बच्चों, तीनों के लिए n क्या रखा है? सेम. फॉर सेम nth शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होगी? Li2+ में. क्यों होगी जरा ये भी बता दो. एंड डू यू रियलाइज उसके आगे एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ था? डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? तुमने जो वैल्यू कंपेयर करी है, तुमने करी है 13.6 Z²/n² की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है? 13.6 Z²/n² विद अ नेगेटिव साइन. तो डू यू रियलाइज उस हिसाब से अगर साइन को इनकॉर्पोरेट करोगे, जो कोई करना ही पड़ेगा तुम्हें, डू यू रियलाइज एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? हाइड्रोजन की होनी चाहिए. हाँ है ना बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पहले पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हाइड्रोजन के लिए आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में अगर है तो. ठीक है ना गाइस? He+ के लिए कितना आएगा? -13.6 इंटू Z² बाय, अगेन ऑर्बिट हम पहले वाला ही ले रहे हैं. तो तुम्हें दिख रहा ही नहीं दिख रहा है? हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम इनफैक्ट. बोलो गाइस, बताओ भाई, समझ में आया ना आया? तो आइडिया क्या है? हाइड्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू He+, एज कंपेयर टू Li2+. समझे या नहीं समझे बच्चों? प्लीज टेल मी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखना चाह रहे हैं. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय He+, फॉलोड बाय Li2+ बच्चों. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. बाई चांस कोई सिंपल कंपेयर करने के लिए कह देता है हाइड्रोजन, He और Li को, तो क्या करोगे बच्चों? तो क्या करोगे? इन दैट केस व्हाट विल यू डू? मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कर देता हूँ. तुम कहोगे सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए तो फॉर्मूला हमें पता ही नहीं, दे आर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया. क्या मिल गया? कि तुम्हारा इन जनरल जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, जिसका Z कम होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है. हाँ है ना बच्चों? ऊपर से हमने यही तो पढ़ा था. हाइड्रोजन के लिए Z=1, He+ के लिए Z=2, Li2+ के लिए Z=3. जैसे जैसे Z बढ़ता जाता है, तुम्हारा एक तरीके से एनर्जी क्या होती जाती है? ज्यादा नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है. क्लियर और नॉट गाइस? तो मैं कह सकता हूं दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, प्रोवाइडेड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम nth शेल. बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बताओ भाई. बच्चे बोल ही नहीं रहे. हाँ, Z पे डिपेंड कर रहा है. Z ज्यादा तो तुम्हारा ज्यादा नेगेटिव एनर्जी. गॉट इट और नॉट गाइस? अब आते हैं N+L रूल, या जिसको एक और टर्म है उसके लिए, बोर-बरी रूल. ये बताता है कि किस सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है. समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे हमें बताया 3p के जो 3 ऑर्बिटल है वो तीनों डीजेनरेट है, उनकी एनर्जी सेम है. 3p के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. लेकिन हम 3p और 3d के ऑर्बिटल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रूल क्या कहता है? हायर N+L मींस हायर एनर्जी.
हायर n प्लस एल इम्प्लाइज हायर एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब तुम एक काम करो, 4s लो और 3d लो, मुझे बताओ इसमें एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? जस्ट टेल मी दैट। 4s और 3d में ज्यादा एनर्जी किसकी है? 4s में n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 0 4, है ना बच्चों? एस इज एल इक्वल टू 0। और 3d में एनर्जी क्या होगी बच्चों? n इज 3, l इज 2, मतलब 5। मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? एक और चीज, इफ सेम n प्लस एल, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है, देन हायर n इंप्लाइज हायर एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। एग्जांपल लेते हैं, 4s 3p। 4s में n प्लस एल वैल्यू क्या है? 4। 3p में n प्लस एल वैल्यू क्या है? 4। दोनों के लिए n प्लस एल सेम आ रहा है। अब जिसमें n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब 4s हैज हायर एनर्जी देन 3p। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो गाइस, स्पीक आउट। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहां तक? होना तो नहीं चाहिए। अब आते हैं रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं व्हेन वी आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहला, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। कुछ समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे मतलब पहले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वो ऑर्बिटल भर जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? गुड। तो हमें ऑर्बिटल्स का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में वो देखना है कि कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन सी की ज्यादा है, किसकी और ज्यादा है। समझ आ रहा है बच्चों? वी नीड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ है ना बच्चों? किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है पहले उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर बाकियों में जाएंगे। कोई डाउट यहां तक? तो वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। मैं बना रहा हूं, पहले बना लेने देना, उसके बाद तुम नोट करना। ये बेसिकली सही पूछा जाए, ये तुम बोरबरी रूल से भी कर सकते थे, क्योंकि वो भी तो एनर्जी बता रहा होता है। हाँ है ना बच्चों? अभी अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर आप आगे क्यों नहीं गए, और आगे क्यों नहीं गए, भाई 5 में एफ थोड़ी ना होगा, जी भी होगा। हाँ है ना? 4 में एफ तक होगा। क्यों? 4 का मतलब n4, और इसके लिए एल जाएगा 0 से 3। मतलब इसमें चार, 4 शेल में तुम्हारे पास 4 सब शेल ही होंगे, 5वें शेल में तुम्हारे पास 5 सब शेल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 5f के बाद 5g भी आना चाहिए, 6 के बाद 6g और 6h भी आना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो भरते ही नहीं, भरते ही नहीं इन द सेंस उतनी ज्यादा हमने एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं करे कि तुम्हारे वो भर सके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एनर्जी डायग्राम हमें चाहिए, इनमें एनर्जी किस ऑर्डर में जा रही होती है। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की,
उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है बच्चों? एरो की डायरेक्शन में जाओ, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद क्या आएगा? 3p, और 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s। यही अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था बोरबरी रूल का। और 4s के बाद हायर एनर्जी किसकी होती है? 3d की, 3d के बाद 4p की, 4p के बाद 5s की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 5s के बाद हायर एनर्जी किसकी होती है? पहले 4d आएगा, फिर 5p आएगा, 6s है हायर एनर्जी बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हो गया। क्लियर हुई ये चीज है नहीं हुई? गॉट दिस आइडिया? बताओ बच्चों, समझ गए हर एक हर कोई? ये जो हमारा ऑर्डर है ये n+l से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें हर बार निकालना पड़ता हर एक के लिए n+l, इसलिए मैंने ये बता दिया तुम्हें। ऐसे एनर्जी डायग्राम जाता है तुम्हारा। समझे या नहीं समझे गाइस? अच्छा बच्चों, एक सिंपल सी चीज, वैलेंस शेल तुम्हें पता है क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। देयर इज समथिंग नोन एज पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस -1। ओके, लेट मी टेल यू, पे अटेंशन गाइस। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या हो गया बच्चों? वैलेंस शेल -1। वैलेंस शेल से एक अंदर वाला जो शेल होता है वो पेनल्टीमेट शेल होता है। यार कितने बच्चों को इस चीज में दिक्कत थी टेंथ में, आई गेस अगर उन्हें पढ़ा है तो, कि सर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट होते हैं वो कितने होते हैं? 2n²। और एक और कंडीशन आती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कितने बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था टेंथ में कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, जबकि जो शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो हो सकते हैं दैट इज 2n²। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n², लेकिन आउटर मोस्ट में सिर्फ कितनी हो सकते हैं? 8। पे अटेंशन गाइस, ये कहां से आता है? डू यू रिमेंबर और नॉट? एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं टोटल? एस सब शेल में, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं एस सब शेल में? एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एस में कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2। पी में कितने आ सकते हैं? ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। डी में कितने आ सकते हैं? 10। एफ में कितने आ सकते हैं? 14। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। और हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। तो वी हैव गॉट द ऑर्डर। अब देखते जाओ गाइस, सबसे पहले फर्स्ट शेल भरा, कितने इलेक्ट्रॉन आए उसमें? 2, क्योंकि 1s है, 1 में सिर्फ s है, 1 में सिर्फ s है, 1p नहीं होता। क्लियर है गाइस? क्योंकि n=1 के लिए l की सिर्फ एक ही वैल्यू अवेलेबल है, 0। समझ आया नहीं आया? तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। सेकंड शेल में कितने भर सकते हैं टोटल? s में 2 है ना बच्चों, और p में 6। तो टोटल कितने भर सकते हैं? पी, एस और पी के मिला के सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? बताओ गाइस। 8 भरे जा सकते हैं नहीं भरे जा सकते हैं? ये बताओ मुझे। एस के 2, पी के 6, तुम्हारे टोटल कितने भरे जा सकते हैं? 8। सी में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 2 + 6 + 10, 18। भरे कितने जा सकते हैं? 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम थर्ड शेल में भर सकते हो कितने भर सकते हो? एस के 2, पी के 6, डी के 10, 18। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? 2n²। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फोर्थ शेल में कितने भर सकते हैं? 2, 6, 10, 14। कितने हो गए बच्चों? 2n² से चलता जा रहा है नहीं चलता जा रहा है? दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड। क्लियर है? अब आते हैं आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 क्यों भरे जा सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। 2s जैसे ही भरना शुरू हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन थे 2s में? स्टार्टिंग कब हुई? 2s में एक भरा, ठीक है ना गाइस? 2s के बाद कौन सा भरा? 2p। एनर्जी डायग्राम में देखते हो 2s के बाद कौन भरेगा? 2p। 2p के बाद क्या भरेगा? 3s।
मतलब जब 2p में 6 भर गए, s में 2 और p में 6 भर गए, जब तक p में 6 भरे हैं, यही n इक्वल टू 2 इज द वैलेंस शेल। n इक्वल टू 2 वैलेंस शेल है या नहीं? 2s जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, वैलेंस शेल क्या बन चुका है? 2। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आउटर मोस्ट शेल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो क्या है? 2 बच्चों। क्लियर है? प्रॉब्लम आती है 3 से, ध्यान से पे अटेंशन। पहले 3s भरा, 3s जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, वैलेंस शेल क्या हो चुका है? वैलेंस शेल कौन सा है? 3। जैसे ही 3s भरना शुरू हुआ, वैलेंस शेल क्या पहुंच गया? 3। पहले 3s में 2 गए, 3p में कितने गए बच्चों? 6। क्लियर है गाइस? अब जब तक तुम्हारा 3p भरा, अभी वैलेंस शेल कौन चल रहा है? 3 है। वैलेंस शेल इज द थर्ड शेल। 3s जैसे ही भरना शुरू हुआ, पहले 3s1 सोचो या 3s2 3p6 सोचो, तब तक तुम्हारा वैलेंस शेल क्या है? 3। आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो क्या है? 3। अब हम कहेंगे यार 3d और भर दो, वो कहेगा नहीं, पहले क्या भरेगा? 4s भरेगा, क्योंकि इसकी उसकी एनर्जी 3d से क्या है बच्चों? कम है। और जैसे ही 4s भरा, 3p के बाद कौन बन रहा है? भर रहा है 4s। जैसे ही 4s में एक इलेक्ट्रॉन गया, वैलेंस शेल कौन सा हो चुका है? फोर्थ शेल। 4s के बाद कौन भरेगा? 3d। अब जब 3d भरा, उस वक्त वैलेंस शेल इज नॉट 3, वैलेंस शेल इज बिकम 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? थर्ड हमारा वैलेंस शेल कब तक था ये बताओ मुझे? 3p तक वैलेंस शेल वाज 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समझ में आई ये चीज? 3p तक वैलेंस शेल कौन था? 3। 3d बढ़ने से पहले वैलेंस शेल चेंज हो चुका है, वैलेंस शेल अब क्या हो चुका है? 4। और अब उसके बाद जब 3d में भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर बीइंग फिल्ड इनटू द पेनल्टीमेट शेल। जब 3d में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हुए, उस वक्त तुम्हारा पेनल्टीमेट शेल बन चुका है 3। वैलेंस शेल इज नाउ 4। अब फिर से सोचो, 4s शुरू हुआ था 3d से पहले, अभी वैलेंस शेल कौन सा है? 4 है, 4s भर चुका है। 4s के बाद भरा 3d, है ना बच्चों? उसके अभी तक 3d भरा, तब भी वैलेंस शेल क्या है? 4 बच्चों। उसके बाद तुम्हारा क्या भरा? 4p। अभी भी वैलेंस शेल 4 ही चल रहा है। अब तुम कहोगे सर 4p के बाद तो 4d भी है, 4f भी है। नहीं, वो कब भरेंगे? वो भरे जाएंगे आफ्टर 5s हैज बीन फिल्ड। मतलब वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर्थ शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके? s के 2, p के 6, 8 भर चुके। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तब तक इट इज द वैलेंस शेल। तुम 8 से ज्यादा भरना चाहोगे, प्रोवाइडेड भरे जा सकते हैं, अगर भरना चाहोगे तो दैट विल बिकम द पेनल्टीमेट शेल। मतलब तुम कहोगे सर फोर्थ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मच मोर देन गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² से भरे जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फोर्थ शेल में 8 से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ शेल वैलेंस शेल तब तक होगा जब तक वो 4p भरा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फोर्थ शेल इज अ वैलेंस शेल जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरना चाहोगे 4 में, उस वक्त इट विल बिकम द पेनल्टीमेट शेल। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? फोर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन वो वैलेंस शेल तब तक है जब तक उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। 8 से ज्यादा भर रहे हो, उसके बाद जैसे ही 8 से नेक्स्ट बढ़ना चाहोगे फोर्थ में, तो उससे पहले तो 5s बढ़ जाएगा। और 5s बढ़ने का मतलब है नाउ फोर्थ शेल इज नॉट द वैलेंस शेल, इट इज द फिफ्थ शेल व्हिच इज द वैलेंस शेल। फोर्थ हैज बिकम द पेनल्टीमेट शेल। समझ में आया नहीं आया? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? जो पहले तुम्हारा कंफ्यूजन रहता होगा, आई गेस 10th में कंफ्यूजन रहता है कि एक जगह आप कह रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर सकते हैं, एक जगह आप कह रहे हो कि वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। वो वैलेंस शेल रहेगा ही तब तक जब तक उसमें 8 भर रहे हैं। 8 के बाद इट विल बिकम द पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि उसके बाहर वाला शेल भी भर चुका है, 5s भर चुका है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर सर। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। Z23 है, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 23।
तो तुम्हारा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए हो। हम स्टार्ट किससे करेंगे, 1s से। 1s में कितने हैं बच्चों, 2 भर सकते हैं। फिर कौन सा भरेगा, 2s, उसमें कितने भर सकते हैं, 2, क्योंकि s है ना गाइस, s में 2 भर सकते हैं। 2s के बाद कौन सा भरा जाएगा, 2p, 2p में कितने भर गए, 6। उसके बाद क्या भरा जाएगा, 3s, 3s में कितने भरे, 2। 3p में कितने भरे, 6। एक बार काउंट कर लो टोटल कितने हो चुके, 18 हो चुके या नहीं हो चुके बच्चों। यू हैव गॉट 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब भरेगा 4s, 4s में कितने भरेंगे, 2। 3d मत भर देना, पहले 4s भरेगा फिर 3d भरेगा, लुक एट द एनर्जी डायग्राम। और उसके बाद 3d में कितने भरेंगे बच्चों, अभी तक हम 20 भर चुके हैं यहां तक, तो अब हम 3d में 3 भर दिए। हमें टोटल z इज 23, मतलब 23 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने इलेक्ट्रॉन सारे भर डाले। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों, टोटल तुम्हें 23 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे और सब शेल्स में वो तुमने भर डाले। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है जो मैंने भी बताई है, बोलो गाइस। गुड, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दूसरा प्रिंसिपल है, ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्लियर है गाइस, कि 2 इलेक्ट्रॉन उनका एन भी सेम हो, एल भी सेम हो, एम भी सेम हो और एस भी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को एक और तरीका लिखने का ये है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। इन दोनों का मतलब एक ही है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इन ऑर्बिटल, एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन, दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन। क्यों, अगर एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, लेट अस से किस ऑर्बिटल की बात करें, 3d z² की, ओके, इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसमें n दोनों के लिए, मतलब इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 3d z² एक ऑर्बिटल है हमें पता है, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। क्लियर है गाइस, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इस 3d z² के लिए n वैल्यू क्या है, 3। उसके बाद l वैल्यू क्या है, 2। डी सबशेल की बात करें, z² हो गया तो m वैल्यू क्या है, 0। क्लियर है गाइस, n इज 3, l इज 2 एंड m इज 0। अब हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, डू यू रियलाइज उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम ही हो गए, n, l और m तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए, नहीं हो गए। इसका मतलब है चौथा क्वांटम नंबर मस्ट डेफिनेटली बी डिफरेंट। 3 सेम कर दिए, चारों सेम नहीं हो सकते, मतलब चौथा तो हमें डिफरेंट करना ही पड़ेगा। और हमें बताए चौथा क्वांटम नंबर सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकता है, एक हाफ एक माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी एक स्पिन हाफ वाला और एक स्पिन माइनस हाफ वाला। अब समझ में आया, ये दोनों स्टेटमेंट हाउ दे मीन द सेम थिंग। क्लियर हो गई ये चीज, दैट इज योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आएगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल्स को ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे मैं z इक्वल टू 23 की बात करता हूं, z इक्वल टू 23, इसमें मैं सिर्फ 4s और 3d बनाना चाह रहा हूं, 4s और 3d बनाना चाह रहा हूं। बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन की, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है बेटा, सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है तुम्हारी आर्गन की। ओके गाइस, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है बच्चों, आर्गन की। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, गुड। तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, मैं इसकी जगह सिर्फ आर्गन लिख रहा हूं, आर्गन, और उसके बाद क्या लिखा मैंने, 4s2 3d3। ओके बच्चों,
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब मैंने पूरी मेहनत नहीं करी, मैंने सिर्फ आर्गन, अज्यूमिंग कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन कोई ना कोई लिख देगा, ठीक है ना बच्चों, उसके आगे वाला लिख दिया 4s2 3d3। आर्गन इज अ इनर्ट गैस, यू मस्ट बी नोइंग दैट। हाँ है ना बच्चों? अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 4s है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? हम कहेंगे 4s में ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। हाँ है ना? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, एक स्पिन वाला, एक स्पिन वाला, हाफ एंड माइनस हाफ स्पिन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट? एक ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले और वो भी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। क्लियर है या नहीं बच्चों? ये 4s बनाया है मैंने, बॉक्स इज द ऑर्बिटल। अब आते हैं 3D पे बच्चों, लेट अस गो ऑन टू 3D। ये मैंने 3D बना दिया, ठीक है बच्चों? 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अभी मैंने तुम्हें एक रूल नहीं बताया, वो रूल क्या है बच्चों? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले वो भी बता दूं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहली चीज बच्चों, ये जो रूल है, दिस इज फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब तुम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हो, when electrons are filled in degenerate orbitals, pairing of electrons takes place after all degenerate orbitals have been half filled। क्लियर हुआ है नहीं बच्चों? with electrons of parallel spin। गाइस एग्जांपल से ही लेते हैं, 3D की बात कर रहे थे हम। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, इन 3D में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 3D के सारे ऑर्बिटल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 होंगे, नहीं होंगे? डी में 10 आते हैं, नहीं आते हैं? 5 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2, तो यू कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें कितने भरने थे बेटा? 3 भरने थे। तुम कहोगे एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं भर रहे? ऐसे क्यों नहीं भर रहे? ऐसे भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता है? पॉली यही तो कहता है कि 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के। एक से बताओ, ऐसे अगर मैं ये कहता हूँ तो इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ। फेल हो रहा है, हो रहा है फेल, क्योंकि दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था, हमने ऐसे भर दिया। इसमें प्रॉब्लम कहां पे है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा हुंड रूल कहता है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट है, जब इनको भरना होता है तो पहले इन सबको आधा भर दो। आधा भर दो मतलब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, और उसके बाद क्या करो? पेयरिंग स्टार्ट करो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अभी हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने थे? सिर्फ 3। तो हम 3 को कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पहले सारे हाफ फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी में आंसर में देना। आफ्टर विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स इन डी और सबशेल? आफ्टर विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स इन डी सबशेल? फिफ्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। 5वें इलेक्ट्रॉन के बाद, 5 का मतलब सारे हाफ फिल हो गए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग अप। मतलब तुम 5 तक ऐसे ही भरेंगे, 6 जब भरोगे तो ऐसे भरा जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये बता दो मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट? तो पी के अंदर फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करिए, गड़बड़ मत कर देना। फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट इन पी सबशेल?
हाँ, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स। 4, मैंने कहा था स्टेटमेंट गलत करोगे तुम, जल्दी करोगे तो। फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स, मैंने ये नहीं कहा आफ्टर विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट। फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट, पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक और चीज, हुंजरुल ने एक चीज और बोली है। क्या बोली है? कि दे शुड हैव पैरेलल स्पिन। मतलब जब तक तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो ऑल मस्ट बी हैविंग पैरेलल स्पिन, सेम स्पिन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? जो अपोजिट स्पिन वाले भरने शुरू होंगे दैट विल बी स्टार्ट आफ्टर द पेयरिंग स्टार्ट्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? मतलब जब तक तुम 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो डी में, वो सारे के सारे पैरेलल स्पिन वाले ही होंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ, क्लियर हो गया? दिस मीन्स पैरेलल स्पिन एंड दिस मीन्स एंटी पैरेलल स्पिन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ गाइस। गुड। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन एंड टेल मी समझ में आया नहीं आया। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -12। ओके बच्चों, हमें कहा गया है व्हाट इज z, एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या है? ये 3D है या नहीं है बच्चों? n3 है, l2 है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? 3D की। अब m0 एंड s-, बेटा एक काम करो, डी के 5 ऑर्बिटल बना दो। डी के 5 ऑर्बिटल बना दो। बना दिए 5। वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? अब पहले कौन सा स्पिन बढ़ता है? हाँ, पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पहले भर रहे होते हैं, पेयरिंग नहीं स्टार्ट हुई, दे हैव स्पिन हाफ, नॉट -12। हमें कहा गया है यहां पे ये कब जाके आएगा? m इक्वल टू 0 एंड s-12। s-12 तब आएगा जब ये सारे के सारे ऐसे फिल हो चुके हैं। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? ये हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। वी आर गिवन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड। ओके बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं, ये पार्ट समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। अभी तक हमने सिर्फ s इक्वल टू हाफ वाले भरे, अब हम कौन से भरेंगे बच्चों? s इक्वल टू -12। तो -12 में तुम क्या करोगे भाई? ये -12 आया, लेकिन अभी m इक्वल टू 0 तक क्या हम पहुंचे हैं? नहीं, अभी तो हम m इक्वल टू -2 देखा है। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जो इलेक्ट्रॉन बता रखा है n3, l2, m0, s-, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये वाला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी बनाया है। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी में कितने भर चुके हैं गाइस? 8। हाँ है ना? यू हैव गॉट 3d8। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव गॉट 3d8। अब 3d8 के साथ तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या आएगा? हम कहेंगे नियॉन, सॉरी आर्गन लिया। आर्गन के बाद पहले क्या भरेगा? 4s2। और उसका हमें कहा गया है 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अभी हमने देखा था 8। ये होगा नहीं होगा बच्चों? ये बता दो मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन कैलकुलेट योर एटॉमिक नंबर बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर अगर तो हमारा मैग्नेटिक स्पिन -12 के बदले हाफ होता तो फिर अगर आंसर। हाफ होता, अगर यहाँ पे हाफ होता तो हमने ये काउंट किया होता, ये काउंट किया होता और यहाँ पे जाके रुक गए होते। हाँ अगर सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता तो हम यहाँ पे जाके रुक गए होते, मतलब तुम्हारे ठीक। पास 3d3 आया होता। यस सर। ओके बेटा, क्लियर होगी ये चीज? यस सर। ग्रेट।
लेट अस टेक एक और क्वेश्चन लें, इसी टाइप का लेते हैं। लेट अस सी कि तुम लोगों से होता है नहीं होता। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1 एंड s इक्वल टू -12। करो बच्चों, ये कौन सा आने वाला है गाइस? ट्राई इट आउट। आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। जहाँ टाइम मत लगाओ बच्चों। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हमें, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें वो चाहिए पोजीशन इन अ सबशेल इन अ ऑर्बिटल। हो जाए तो बता देना बच्चों। हाँ, कितना बोला बेटा? हाँ, 2p6। यू आर गेटिंग 2p6। 2p6 क्या होगा? उससे पहले कितने भरे हुए होंगे? 1s भरा होगा, 2s भरा होगा, और 2p में कितने? 6। तो मैं लिख देता हूं 1s2, 2s2, 2p6 एंड दिस इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 10। मतलब Z भी कितना आ रहा होगा? 10। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट नियॉन बच्चों। 10 होता है नियॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो। नहीं है तो अच्छी बात है, देन वी कैन कंटिन्यू टू नेक्स्ट टॉपिक। करें स्टार्ट। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक चीज लिखवा देता हूं। हीलियम में कितने होते हैं? ये जो मैं अभी बता रहा हूं इसको लिख लो। हीलियम में 2 होते हैं, नियॉन में 10 होते हैं, आर्गन में 18 होते हैं, क्रिप्टॉन में 36 होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर बता रहा हूं मैं। जेनॉन में 54 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर इज 54। और रेडॉन इज 86। इट इज वेरी हेल्पफुल गाइस, इट इज वेरी हेल्पफुल। लर्न इट, लर्न इट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब गाइस एक काम करो, 2 कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के बताओ। z इक्वल टू 24 की और z इक्वल टू 29 की, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि इन दोनों में एक्सेप्शन आता है। दोनों में एक्सेप्शन आता है, तो नोट इट डाउन। 24 में आर्गन को तक लिख दो, आर्गन को ऐसे ही लिख दो AR। 18 हो चुके। अब 18 के बाद और कितने भरने हैं तुम्हें? 24 के लिए 18 के बाद और कितने भरने हैं? 6। सो दिस शुड बी 4s2 3d4। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? एंड द नेक्स्ट वन शुड बी 4s2 3d9। हाँ है ना बच्चों? दोनों ही गलत है। आइडिया इज इन दोनों में एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन बहुतों में आता है बाय द वे, लेकिन आइडिया इज वो तुम जो बहुत सारे एक्सेप्शन है वो तुम पढ़ोगे पीरियोडिक में। ठीक है ना बच्चों? कि पीरियोडिक है ही उसी के ऊपर बेस, सारे एक्सेप्शन वहीं पे जाके अटकने हैं। अभी आते हैं, एक्सेप्शन छोड़ो, इस पे आते हैं, इन दोनों को। मतलब दीज आर द जस्ट 2 exceptions that I have taken, there are a lot of them, that is what I am trying to tell you. क्रोमियम इज Z इक्वल टू 24। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है आर्गन, उसके बाद 4s1 3d5। दूसरा आता है तुम्हारा कॉपर, विच इज Z इक्वल टू 29। इसमें आता है तुम्हारा आर्गन 4s1 3d10। दैट इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? अब ये क्यों हुआ उसका रीजन 2 चीजों की टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। एक सिमेट्री, एक क्या बच्चों? सिमेट्री, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्री बोल सकते हैं सिंपली। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सिमेट्री होती है ना,
तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस इज हाई जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और सिमेट्री कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं स्टेटमेंट में लिख दूं, हाफ, ये खां इस एक्सेप्शन का एक नाम भी हो गया, हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सब शेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये दिस इज द रीजनिंग गिवन फॉर दीज टू एक्सेप्शंस, दिस इज द रीजनिंग गिवन फॉर दीज टू एक्सेप्शंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें इस ऊपर वाले में एस कंप्लीटली फिल्ड था, हाँ या ना? एस वाज कंप्लीटली फिल्ड। और डी के बारे में क्या कहोगे? डी में 4 है, 5 भी नहीं है। हाँ, ना ये फुल्ली फिल्ड ना ये हाफ फिल्ड। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो मैंने सर्कल किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन गाइस। इसमें एस तो पूरा फिल्ड है और डी ना आधा ना पूरा, राइट? लेकिन डू यू रियलाइज इसके अंदर एस हाफ फिल्ड है, 2 आ सकते हैं, 2 के बजाय 1 है। एंड डू यू रियलाइज डी भी हाफ फिल्ड है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट इज द स्टेटमेंट दैट आई मेंट, जो मैंने यहां पे लिखी है, हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ऐसे ही इसको देखो, इसमें अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, एस तो पूरा फिल्ड है, डी के बारे में क्या कहोगे? कुछ भी नहीं है, ना हाफ ना फुल्ली फिल्ड। जबकि इसमें डू यू रियलाइज एस हाफ फिल्ड है एंड डी इज कंप्लीटली फिल्ड बच्चों, हाँ या ना? ये बताओ, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? डू लेट मी नो। क्लियर हो गया हर एक बच्चों? क्लियर हो गया? So extra stability of half and fully filled subshells is the reason for this kind of electronic configuration. समझा नहीं समझे गाइस? बताओ बच्चों, बोलो भाई। एक और चीज, पहला रीजन मतलब इसका रीजन हम दे रहे हैं, एक तो सिमेट्री है। इस स्टेटमेंट का रीजन क्या है? एक तो सिमेट्री है, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज एनर्जी। हम कहते हैं एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है shifting of electrons from one orbital to another, one orbital to another in same subshell, in same subshell. That is exchange बच्चों। Energy is released when this happens. Energy is released मतलब this leads to stability, it leads to stability बच्चों। Energy is released when electrons exchange position। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे। When electrons exchange position, energy is released guys। समझे या नहीं समझे बच्चों? पहले ये बताओ। Energy is released when electrons exchange position and is called exchange energy। जैसे 3D4 3D5 की बात करते हैं, 3D4 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सबशेल? ये डी के 5 सबशेल हैं, इसमें 3D4 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं विद द अदर इलेक्ट्रॉन? हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन के पास 3 ऑप्शंस हैं या नहीं है बच्चों? ये बताओ मुझे। इसके पास 3 ऑप्शन है या नहीं है? इसके पास, किसके पास? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 1 2, हाँ या ना? और इसके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है? 1, हाँ या ना बच्चों? तो टोटल एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल है?
6 और नॉट 3 + 2 + 1, हाँ या ना बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गई ये चीज, हर एक बच्चों को क्लियर है? तो यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड 3D5 के अंदर एक्सचेंजेस आर गोइंग टू बी मोर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, टेल मी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? 3D5 में देयर विल बी मोर एक्सचेंजेस। पहले वाले के लिए कितनी ऑप्शन है? 4। दूसरे वाले के पास कितनी है? 3। उसके बाद नेक्स्ट वाले के पास कितनी है? 2। और एक और के पास कितनी है? 1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो टोटल कितने हो गए हमारे एक्सचेंजेस? इसमें 4 और ऐड कर दो, 6 में 4 और ऐड कर दो, 10। So that is the reason more number of exchanges are possible, and more is the energy released and more stable is the configuration. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। गाइस, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, वी आर डन विद दिस टॉपिक, ओके, वी आर डन विद दिस। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू समथिंग न्यू। गाइस, हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, या उसको ये भी बोला जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? इनको क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो गाइस देखो, उसका फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज √n × n+2। हाँ है ना बच्चों, यही था। वेयर n इज वॉट बच्चों? n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n वर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बच्चों तुम्हें? बताया था ना मैंने, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो important thing to understand, what is going to be your magnetic moment in case of chromium? क्रोमियम में मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? अभी हमने करी थी नहीं करी थी? 24 क्या था? 4s1 3d5। प्लीज ये मत कर देना 4s2 3d4, वो मत कर देना। अभी बताया मैंने क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। गाइस, आर्गन इनर्ट गैस, इसमें सारे ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। क्लियर है बच्चों? हम आते हैं 4s1 3d5। इसमें बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं टोटल? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड मतलब ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 6 होंगी भाई। एस में 1 और डी के 5। एस का जो 1 है वो तुम्हारा इट इज अनपेयर्ड, राइट? और डी में पेयरिंग कब से शुरू होती है? 6 से शुरू होती है। मतलब ये जो डी के 5 है दे विल ऑल्सो बी अनपेयर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 6। तो ये आ जाएगा √6 × 8 बोर मैग्नेट। दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? Here is the maximum number of unpaired electrons that you can have D में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि अगर 3d6 कर दूं मैं कर दूं इसे 4s2 3d6, तो जरा मुझे बताओगे इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n कितने आएंगे? 4s2 3d6 आर्गन, 4s2 3d6, इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n कितना होगा? हाँ, इट इज गोइंग टू बी 4। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 4 कैसे आया? 4s में तो कोई अनपेयर्ड नहीं है। और जब 3d6 को तुम भरोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का आने वाला है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं? यस सर। 3d6 का मतलब हो गया बेसिकली ये। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चों तुम्हारे? 4। गॉट इट और नॉट गाइस? अब एक काम की चीज है, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों?
इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे और वो उनके लिए रूल क्या चलता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, यू मस्ट बी नोइंग दैट, है ना बच्चों। ऑफ बाउ प्रिंसिपल चलता है, जब इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते तो क्या रूल चलता है, ऑफ बाउ। इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करते हो, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिमूव्ड आर removed as removed from outer to inner बच्चों, outer to inner, क्लियर हुआ। आउटर टू इनर ऑर्बिटल, ये अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी समझाता हूं। आउटर टू इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, जैसे गाइस ये स्टेटमेंट लिखी तुम लोगों ने, ओके फाइन, ये रहा हमारा, कहाँ गया ये। सपोजिंग तुम्हारा 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। अब तुम्हारा 3d तक भर चुका है। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे तो पहले 4s भरा, फिर 3d भरा, कि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन मुझे बताओ 4s और 3d में आउटर कौन सा है, 4s और 3d में 3d की एनर्जी ज्यादा है, एग्रीड, इसीलिए पहले 4s भरा फिर 3d भरा। बट बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस 4s ज्यादा दूर है या 3d ज्यादा दूर है, 4s इज फार्दर अवे, गेटिंग द आइडिया। आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्लियर और नॉट गाइस। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन जब निकालने हैं तो 3d से और 4s से मतलब रिवर्स में नहीं जाएंगे, ऑफ बाउ के रिवर्स में नहीं जाएंगे, विल गो फ्रॉम आउटर टू इनर बच्चों। वही 3d का मतलब पेनल्टीमेट शेल का है, 4s का मतलब वैलेंस शेल का है। तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी फार्दर अवे। मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालने बैठोगे तो पहले किससे निकलेगा गाइस, 4s से, फिर किससे निकलेगा, 3d, फिर मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं, इस तरीके से निकल रहे हैं। समझ आया नहीं आया, डिड यू अंडरस्टैंड द डायग्राम दैट आई हैव मेड। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो किस ऑर्डर में निकलेंगे बच्चों, इस ऑर्डर में। सपोज तुम्हारा 5p तक भरा हुआ है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment of vanadium in compound is, मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दे रखा है बच्चों, रूट, guys, just let me make a question. (24) Find charge on vanadium. 1 सेकंड, मैंने शायद ना मैग्नेटिक मोमेंट गलत निकाला है, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, इट इज नॉट √24, इट इज √3, √3। फाइंड चार्ज ऑन वेनेडियम, फाइंड चार्ज ऑन वेनेडियम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट से हम निकालेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, कैसे पता है, मैं बता रहा हूं, वेनेडियम का जो Z है वो 23 होता है, वेनेडियम का Z क्या होता है, 23। हम इसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे जब तक तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n के बराबर नहीं आ जाता। क्लियर हुआ है नहीं हुआ होगा, मैं फिर से समझाता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट हमें √3 दे रखा है, यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, गुड। सपोजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 2, एग्जांपल ले रहा हूं, सपोजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 2। अब तुम्हें पता है वेनेडियम की पहले, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन। सपोजिंग उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वेनेडियम के पास, ठीक है ना बच्चों। अब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज कंपाउंड दे रखा है, एंड वेनेडियम इज अ मेटल, मतलब कंपाउंड में इट मस्ट बी हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज,
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेनेडियम के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा कंपाउंड में। अभी वेनेडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सपोजिंग ओरिजिनली कितने हैं? 3। हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में वेनेडियम के पास कितने हैं? 2, जो कि हमने निकाला यहां से। तो लेट अस सी कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 से क्या पहुंच जाए? 2। समझ में आया नहीं आया? एक काम करो, सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने? n कितना है? n इज 1। क्लियर है यहां तक? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1। 1 इंटू 3 इज रूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे निकाला है? n इंटू n प्लस 2 इज 3। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1। अब वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 23 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस? अब इस कॉन्फ़िगरेशन में से हम कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच जाए? बताओ मुझे। इस कॉन्फ़िगरेशन में से हम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकें कि तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच जाए? हाँ बताओ गाइस, बाकी बच्चे भी बोलो। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है ये वेनेडियम मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है। कंपाउंड में इट मस्ट बी हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज। इट मस्ट बी हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज। हमें ये पता लगाना है व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन वेनेडियम। कितने इलेक्ट्रॉन हम बाहर फेंके कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पहुंच जाए? बताओ गाइस। हाँ बोलो भाई बोलो। It will be 4 guys, it will not be 2, it will be 4. Pay attention why. जिन बच्चों ने 3D से इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए उन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि 3D से इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर नहीं जाएंगे, पहले किससे जाएंगे? 4s से जाएंगे। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अ मिनट अगो। पे अटेंशन। 4s2 3D3 का मैं वो बना रहा हूं, ऑर्बिटल्स बना रहा हूं 4s के और 3D के। क्लियर है बच्चों? ये होगा नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन। और तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक चाहिए। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है? एक हटाया दूसरा हटाया, हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एक। और आगे चार्ज कितना हो गया? +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हटाए। व्हाट यू आर मिसिंग आउट इज के पहले s में से जाएगा एक। हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है क्या? अभी नहीं यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले 3 थे, अब कितने हो गए? 4। एक ये और 3 ये। अब और निकालना शुरू करो। एक और निकाल दिया, कितने हो गए? 3। और हटाया 2, और हटाया, अब आ गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर फेंके बच्चों? दिस इज द चार्ज ऑन वेनेडियम। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बोलो। कौन सा वाला पार्ट बेटा? पहले वाला क्यों? पहले 4s से क्यों निकाला? हाँ क्योंकि वो आउटर है। तो पहले 4s से एक निकाला हमने, एक निकाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। पहले अनपेयर्ड थे 3, जब 4s में से एक हटा दिया तो अनपेयर्ड हो गए 4। हमें इतने हटाते जाएंगे हम जब तक तुम्हारे अनपेयर्ड कितने हो जाएं? एक। तो वो किया है मैंने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? अब आते हैं नोड्स पे। रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। मैंने तुम्हें बताया था शायद ये चीज। नोड क्या होता है बच्चों? नोड क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? Nodes are regions around the nucleus where probability of finding electron is 0. Node की definition: region around nucleus where probability of finding electron is 0. हमने नोडल प्लेन की बात करी थी, राइट? वी डिस्कस नोडल प्लेन। ओके, अभी हम आते हैं रेडियल नोड पे। रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड का मतलब सपोजिंग एट r equal to r naught there is radial node.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस, आर नॉट डिस्टेंस पे, इस आर नॉट डिस्टेंस पे तुम एक शेल बनाओ। शेल समझ में आ रहा है बच्चों? व्हाट आई मीन बाय शेल? एक बलून टाइप बना दो विद अ रेडियस आर नॉट। अगर उस बलून के हर एक पॉइंट पे, उस बलून के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो रेडियस की वैल्यू जिसका बलून है, दैट रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड। आर इक्वल टू आर नॉट पे अगर रेडियल नोड है, इसका मतलब ये है तुम एक बलून बनाओ ऑफ रेडियस आर नॉट, और उस बलून को जब तुमने मतलब आर नॉट रेडियस का जब बलून बनाया, तो उस बलून के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 0। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? दिस रेडियस वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? दिस वैल्यू ऑफ आर नॉट इज अ रेडियल नोड, कि उस रेडियस की वैल्यू पे हमने एक शेल बनाया, और उस शेल के हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी 0। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। जैसे 1s के लिए कितने रेडियल नोड होंगे बच्चों? n-l-1 करो। कितने होंगे बच्चों? 0। 2s के लिए कितने होंगे? 1। 2p के लिए कितने होंगे रेडियल नोड? 0। 3s के लिए कितने होंगे? 3p के लिए कितने होंगे? 3d के लिए कितने होंगे? एंड 4s, 4p, 4d एंड 4f 0। डू यू रियलाइज जहां से ऑर्बिटल शुरू होता है, मतलब जहां से एक सब शेल की बात करते हैं, सब शेल शुरू होता है, वहां पे रेडियल नोड नहीं होता। जे एस शुरू किससे होता है? 1s से शुरू होता है। एस कहां से शुरू होता है? 1s से। क्लियर है बच्चों? तो 1s में रेडियल नोड क्या है? 0। पी शुरू किससे होता है? 1p होता है क्या? नहीं होता, 2p होता है। P स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड शेल, मतलब जो हमारा 2p है उसमें रेडियल नोड क्या आएगा? 0। D किससे शुरू होता है? 3 से। 3D इज द फर्स्ट डी सब शेल दैट यू सी। तो 3D में तुम्हारा रेडियल नोड क्या आएगा? 0। सिमिलरली F स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ शेल, वहां पे रेडियल नोड क्या आएगा? 0 बच्चों। बाकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ऑल दैट यू नीड। समझ गए बच्चों? उसी से हमने निकाला है। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं एंगुलर नोड पे। एंगुलर नोड को समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ नोडल प्लेन। एंगुलर नोड को समझने का ही तरीका क्या है बच्चों? तुम्हारा नोडल प्लेन। ये मैंने तुम्हें बता रखा है। नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दैट प्लेन इज 0। हाँ है ना? नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। उस प्लेन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल। हाँ या ना बच्चों? एस में कितनी एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होते हैं? एस 0। पी में कितने होते हैं? एक। हर पी एक्स के लिए एक नोडल प्लेन होगा, पी वाई के लिए एक होगा, पी जेड के लिए एक होगा, लेकिन फॉर अ गिवन ऑर्बिटल यू विल हैव वन नोडल प्लेन। पी का कोई भी ऑर्बिटल उठाओ, उसमें नोडल प्लेन कितने आएंगे? एक। समझ गए बेटा? गुड। एक और चीज, नोडल प्लेन हमारा पी के लिए 1 है, तो डी के लिए कितना होगा? 2। यू विल हैव 2 नोडल प्लेन। क्लियर है बच्चों? मैंने तुम्हें बना के भी दिखाए थे नोडल प्लेन कैसे बनते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एंगुलर नोड को समझने का तरीका है नोडल प्लेन्स, एंड नोडल प्लेन्स आर गिवन बाय एल। टोटल नोड कितने हो जाएंगे फिर? टोटल नोड्स विल बी हाउ मेनी? रेडियल प्लस एंगुलर, it will be n minus l plus 1 minus 1 plus l, n minus 1।
क्लियर है या नहीं बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए? n-1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ओके, नाउ देयर इज समथिंग लास्ट में जो हम करेंगे, दैट इज वेव फंक्शन, probability density function and probability distribution function। वेव फंक्शन क्या होता है? साई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये हमारा है। अब मैंने तुम्हें बताया था वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट। ये बताया था नहीं बताया था? साई के दो पार्ट होते हैं, साई के दो पार्ट होते हैं, ये बताया था नहीं बताया था मैंने? डिड आई टेल यू गाइस और नॉट? साई के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। There are two parts of wave function, radial part and angular part। रेडियल पार्ट को डिनोट किया जाता है एज आर ऑफ आर। ओके, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को इससे डिनोट किया जाता है। मतलब साई का जो रेडियल पार्ट है दैट इज आर ऑफ आर। कैपिटल आर इज डिनोटिंग द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और ब्रैकेट में जो आर लिखा हुआ है दिस इज, हम रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को देख रहे हैं एज अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। दिस स्मॉल आर इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस and this tells us, R, capital R tells us how radial part of wave function is dependent on radius. How radial part of wave function is dependent on radius. Radius means distance from nucleus. Clear है बच्चों? How capital R, radial part of wave function is dependent on distance from nucleus. Clear है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? एक होता है ये हमारा था रेडियल पार्ट के न्यूक्लियस से अगर तुम आर डिस्टेंस पे चले गए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली, या व्हाट इज द वेव फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंगुलर पार्ट बताता है कि सपोजिंग तुम्हारा px की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट px की बात करते हैं। एंगुलर पार्ट बताता है, रेडियल पार्ट तो बताता है कि अगर हम r डिस्टेंस दूर चले गए न्यूक्लियस से तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या लेट अस से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है ना बच्चों? मतलब r डिस्टेंस पे तुम्हारा वेव फंक्शन कैसे डिपेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे डिपेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों? ये है हमारा रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट में हम देखते हैं एट अ पर्टिकुलर एंगल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या हाउ इज द इलेक्ट्रॉन वेव बिहेविंग। मतलब एक एंगल की बात करता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं। एंगुलर पार्ट बताता है एक पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं। रेडियल पार्ट बताता है एक सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। रेडियल पार्ट क्या बता रहा है, एंगुलर पार्ट क्या बता रहा है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही है? एक बता रहा है आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बता रहा है एट अ पर्टिकुलर एंगल इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So there are two parts to wave function, radial part and angular part। अब पहली चीज गाइस, डू यू रियलाइज s ऑर्बिटल, s का जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल होती है नहीं होती है? तो डू यू रियलाइज वहां पे एंगुलर पार्ट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, s is symmetric, s is perfectly symmetric, हाँ है ना? इट इज अ स्फीयर बेसिकली। s का जो ऑर्बिटल है वो किस शेप का है? स्फीयर का।
तो डू यू रियलाइज उसमें तुम किसी भी एंगल पे जाओ, एंगुलर पार्ट का इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एंगल। हाँ है ना बच्चों? जब वो स्फेरिकल है तो डू यू रियलाइज यू गो एट एनी एंगल, तुम्हारा यू विल एनकाउंटर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एवरीवेयर। हाँ है ना बच्चों? एंगल को थीटा को ये रखो कहीं भी लेके जाओ, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर पार्ट। हाँ है ना बच्चों? तो वही चीज मैं लिखना चाह रहा हूं। पे अटेंशन गाइस, नोट दिस डाउन। जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, जो हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर एंगुलर पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, उसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल बच्चों, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा वो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, इट इज कांस्टेंट, बेसिकली बोल सकते हो इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक बताओ। अब आते हैं कर्व्स पे। 1s के लिए, 1s के लिए साई वर्सेस आर, साई, साई के अंदर भी हम रेडियल पार्ट की बात करें, आर वर्सेस आर का कर्व किसके लिए देख रहे हैं हम? ये 1s के लिए। 1s के लिए जाता है ऐसे बच्चों, दिस इज हाउ इट गोस। 2s के लिए कैसे जाता है? आर वर्सेस आर का ही कर्व देख रहे हैं 2s के लिए। 2s के लिए इट गोज लाइक दिस, दिस इज हाउ इट गोज फॉर 2s। 2p के लिए हाउ इट गोज? हाँ बेटा, कैसे आता है ये कर्व, कैसे आता है ये पूछेगा, याद करना है बेटा। और कुछ? दिस इज हाउ इट गोज, ये याद करने का है बच्चों, ये याद करने का है, मतलब उसमें तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू लर्न इट। ओह कम ऑन। ठीक है बच्चों, ये ऐसे इस टाइप का जा रहा है। क्लियर हो गया गाइस? थोड़ा अच्छा सा नहीं बना एक्चुअली, इट इज हार्ड मेकिंग इट लाइक दिस। अब ठीक है, ये है 2p के लिए, 1s 2s 2p। क्लियर हो गया? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की डिपेंडेंस ऑन आर। ठीक है बच्चों? गाइस अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज आर स्क्वायर वर्सेस आर। अब किसकी बात करें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं फॉर 1s। 1s के लिए इसके कर्व में कोई दिक्कत नहीं आई। 2s के लिए गाइस एक चीज बताओ, जब हम आर स्क्वायर की बात करें तो डू यू रियलाइज नेगेटिव नहीं हो सकती वो वैल्यू, कैपिटल आर कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब वाई एक्सिस कैन नॉट बी, मतलब वाई पे जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वाई पे हमने साई स्क्वायर ले रखा है, साई तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन साई स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसका कर्व ऐसे जाता है। इस तरीके से जाता है। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये है 2s के लिए। अब आते हैं 2p के लिए, लेट अस गो ऑन टू 2p। 2p करें बच्चों? 2p के लिए सिमिलर पैटर्न पे ही जा रहा होता है। जो हमारा 2p का साई स्क्वायर है, तुम बना के देख सकते हो इफ यू वांट टू, लेकिन यू विल रियलाइज इट इज द सेम। ये हमारा आ गया 2p। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? 3s के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ साई स्क्वायर का कैसा जाता है, ऑल्दो उसकी जो ज्यादा नहीं है। 3s के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर, दिस इज हाउ इट गोज बच्चों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? दिस इज फॉर 3s। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस,
ये जो हमारा है, ये हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चों? साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। टेल्स अस मतलब उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारा दिस कर्व इज टेलिंग अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ऐसे होता तो r इक्वल टू 0 पे हमारा इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। वो तो नहीं है। r इक्वल टू 0 न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी ना पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इट टेल्स अस इन द सेंस इट हेल्प्स अस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चों? उसकी हेल्प से हम निकालते हैं, लेकिन ये कर्व हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नहीं बताता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इन द सेंस कि दिस इज नॉट टेलिंग अस द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? एक और चीज यार, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? मैं एक काम करता हूँ, पहले तीसरा कर्व भी बनाता हूँ फिर बताता हूँ, समझाता हूँ। लेट मी मेक द थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तीसरे वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है बच्चों? ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। रेडियल पार्ट की बात करें हम, किसकी बात करें बच्चों? रेडियल पार्ट की। तो देखते जाओ गाइस, 1s के लिए, 1s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, होल्ड ऑन सेट, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। ओके बच्चों, ये हम कर्व देख रहे हैं। 1s के लिए कैसा जाएगा? 1s के लिए इट गोज लाइक दिस। ठीक है बच्चों, इट गोज लाइक दिस 1s के लिए। 2s के लिए इट गोज लाइक 2s के लिए इट गोज लाइक दिस बच्चों। टू पी के लिए इट गोज लाइक दिस। 2p के लिए। 3s के लिए और बनाता हूं। अब गाइस देखो, कुछ तो तुम्हें याद होना चाहिए, और कुछ तुम अगर क्वेश्चन इनके अलावा आ गया तो तुम पैटर्न से करोगे। अभी बताता हूँ वो पैटर्न क्या है। थ्री एस के लिए ये 2p था ना, 3s के लिए इट गोज लाइक दिस। दिस इज फॉर 3s। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये कर्व है। पहली चीज गाइस, यहां पे ये जो रीजन है, कौन से? ये देखो गाइस, न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ही नहीं, वी नो दैट। ये एक्चुअली बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज टेलिंग अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। तो गाइस r में इस पॉइंट को तो एक्सक्लूड ही कर दो, ये तो न्यूक्लियस है। हाँ है ना बच्चों? r इक्वल टू 0 का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा नहीं होगा? तुम्हें चारों में दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि न्यूक्लियस r इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एक बहुत दूर जाओगे न्यूक्लियस से तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू 0। टेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि तो यू डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूर भी हो सकता है, दूर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन हो तो सकता है ना दूर बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे तुम रियलाइज करोगे हर एक का r जैसे बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो इट विल टेंड टू 0, लेकिन वी डोंट कॉल इट अ
रेडियल नोड, उसे रेडियल नोड नहीं बोला जाता। r इक्वल टू 0 एलिमिनेट कर दो, r इक्वल टू इंफिनिटी एलिमिनेट कर दो। उसके बीच में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो तुम्हारा क्या है बच्चों, रेडियल नोड है। समझ में आया नहीं आया? r इक्वल टू 0 हटा दो, r इक्वल टू इंफिनिटी हटा दो। उसके बीच में अगर वो कहीं कट कर रहा है, वो इंटरसेक्ट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड गाइस। समझ में आया नहीं आया? मतलब यहाँ पे 2s के अंदर कितने रेडियल नोड थे गाइस? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1। हाँ है ना? तो 2s के लिए रेडियल नोड कितने आए थे? एक रेडियल नोड। दिस इज दैट रेडियल नोड बच्चे। 2p में कोई रेडियल नोड था? नहीं था। 3s में कितने रेडियल नोड होंगे? एक और दो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? और ये हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक चीज बता दूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कितनी पीक्स आती हैं? जितने रेडियल नोड होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा पीक आती है। नंबर ऑफ पीक्स कितनी आ रही है मैं ये बताना चाह रहा हूं। क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ पीक्स इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन एज n number of radial nodes plus 1, number of radial nodes plus 1। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? इट इज n माइनस एल, इतनी पीक्स आएंगी। तुम्हें ये समझ में आ गया? ये हमारा रेडियल नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा किसको डिनोट कर रहे हैं? रेडियल नोड को। एंगुलर नोड का यहाँ पे कुछ नहीं है। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की बात करें तो यू विल गेट रेडियल नोड। दीज आर रेडियल नोड्स बच्चों। और ये रेडियल नोड यहां से भी पता लगा सकते थे। s के लिए वो वैल्यू ये होगी, 2s के लिए, 3s के लिए वो ये और ये होगी गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। अब समथिंग इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बोलो। हाँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 1 सेक। यहां तक समझ गए बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? जो मैंने भी बताया वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हर एक बच्चों को क्लियर है? गुड। एक और चीज गाइस, ये मैंने 2s लिया, ये मैंने 2p लिया। इन दोनों में से ये ज्यादा दूर है या ये ज्यादा दूर है? ये वाला ज्यादा दूर है। ये पीक इससे, मतलब दिस डिस्टेंस इज मोर देन दिस। इससे कुछ ऐसी फील आ रही है कि 2s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2s इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन 2p। ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस पास है। ऐसा है नहीं। आइडिया इज कि यहां पे तुम्हें इसका कंट्रीब्यूशन भी तो लेना पड़ेगा। यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ये हमने मान लिया कि ये इससे ज्यादा दूर है। 2s की पीक, बड़े वाली पीक 2p से ज्यादा दूर है, लेकिन इसमें एक पीक पास में भी आ रही है। हाँ है ना बच्चों? तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है 2s में, इट इज क्लोजर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इन 2p। 2p न्यूक्लियस से थोड़ा दूर पाया जाएगा, 2s न्यूक्लियस के थोड़ा पास पाया जाएगा। वो पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं पढ़ रहे थे, s इज क्लोजर देन p। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऑल्दो ये लेंथ इससे ज्यादा है, स्टिल 2s में इलेक्ट्रॉन पास पाया जाएगा, क्योंकि इसमें दो पीक आ रही है, एक पीक छोटी वैल्यू ऑफ r के लिए भी आ रही है। समझ आया नहीं आया बच्चों? और एक और चीज गाइस, ये जो 1s है, ये हमारा क्या है बच्चों? 1s। ओके, कोई डाउट यहां तक? ये 1s है। तो गाइस ये वैल्यू अगर हम बोर मॉडल से कंपेयर करें इसे, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए गाइस? दिस इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम 1s में। दिस इज द r, दिस इज द वैल्यू ऑफ r जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। तुम कहोगे सर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रेडियस इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों? मतलब बोर तो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन इसी रेडियस की वैल्यू पे पाया जाएगा। हाँ है ना?
मतलब अगर हम 1s की बात करें, ये वैल्यू क्या आने वाली है गाइस, ये वैल्यू क्या आएगी फॉर हाइड्रोजन एटम का 1s, डू यू रियलाइज n विल बी 1 एंड z विल बी 1, मतलब इट विल बी a नॉट बीइंग योर 0.529 एंगस्ट्रॉम फॉर 1s इन हाइड्रोजन एटम। ये आएगा नहीं आएगा, मतलब बोर्ड तो कह रहा था इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जबकि यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू वही होगी, ये वैल्यू वही होगी, क्या होगी बेटा 0.529 ही होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 100% नहीं है, मतलब वो पाया इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एट द पीक से 90%। 90% प्रोबेबिलिटी क्या है इस पॉइंट पे पाई जाने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन पाया इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, क्लियर और नॉट। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा क्या होगा बेटा हाइड्रोजन के लिए, दिस पॉइंट दिस आर की वैल्यू इज 0.529 वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, मतलब बोर्ड ने तो कहा इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, हमारा जो मैंने अभी तुम्हें बताया क्वांटम थ्योरी उसके हिसाब से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है बट नॉट 100%, से मैक्सिमम इन द सेंस 90% एंड अबव। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज, कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कितने बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया इसमें क्या डाउट है, नोड्स को छोड़ के, मतलब जो किस चीज में डाउट है, ये कर्व कैसे बना उसको तो छोड़ दो, लीव दैट असाइड, और कोई डाउट है तो बताओ, समझने में कोई दिक्कत आई हो, बस यही है ना कि आया कहां से, उसको छोड़ दो तो बाकी समझ में आया कि नोड्स कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं तुम्हें यहां पे बता दूं, जो हमारा यहां पे नोड है, ये जो नोड है वो 2s के लिए, ये यही नोड है जो यहां पे आ रहा है। क्लियर है बच्चों, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब मैं एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, देन आई विल गिव यू दैट ब्रेक। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स अगर निकालने हैं तो या तो तुम 4 पाई r स्क्वायर को 0 पुट करो, या फिर वो 0 कब होगा जब कैपिटल R स्क्वायर 0 होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हेन r इज 0। मतलब अगर हमें रेडियल नोड निकालने हैं और हमें साइज ऑफ फंक्शन ऑफ r दे रखा है तो पुट इट इक्वल टू 0 गाइस, पुट इट इक्वल टू 0। हमें अगर रेडियल नोड निकालने में साइज भी नहीं लिखता, मैं r ऑफ r लिखता हूं, क्योंकि हम रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर कभी रेडियल नोड निकालने तो क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, r की वैल्यूज निकालो, r विल बी r0 r1 r2 डिपेंडिंग अपॉन कितनी वैल्यूज आ रही है उतनी ही रेडियल नोड होंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से दो एलिमिनेट करने पड़ेंगे तुम्हें, एक 0 और एक इनफाइनाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 0 और इन्फिनिटी अगर कोई आ रहा है उसमें उसको हटा दो, बाकी जो r की वैल्यूज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियल नोड। समझ में आया नहीं आया, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, द व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसका, या 1 सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, पे अटेंशन गाइस। मैंने कहा था r इक्वल टू, होल्ड ऑन गाइस, r इक्वल टू r0 है, r1 है, r2 है, ये वैल्यूज हम निकालेंगे बाय पुटिंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है 0। इसमें दो और भी आ सकते हैं, 0 और इनफाइनाइट आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे, आ सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर देना, उनको नहीं इंक्लूड करना। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को। सो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन जो कि जिस टाइप का तुम्हारा आ भी रखा है जेई में, हमें दे रखा है साई ऑफ 3s इज गिवन एज 1/81√3 पाई 1/a0 का रेज़ की पावर 3/2। हाँ बेटा, साई फॉर 3s माइनस 18 r/a0 प्लस 2
r बाय ए नॉट का होल क्यूब e raised to पावर माइनस r बाय 3a नॉट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। मैं इसको फिर से लिखता हूं, इस पार्ट को। ये हमारा क्वेश्चन है। अब एग्जैक्टली द पॉइंट के क्वेश्चन को देखते ही लगता है छोड़ दो, मत छोड़ो। ये है क्वेश्चन, वेयर ए नॉट इज द बोर्ड रेडियस। बोर्ड रेडियस मतलब बेसिकली तुम्हारा भाई 0.529। हमें कहा गया है किस वैल्यू, हमें पूछा गया है किस वैल्यू ऑफ आर के लिए यू विल हैव नोड्स। इट हैज 3s हैज node at r equal to r naught. Find relation between r naught and a naught. r naught और a naught के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। बेसिकली हमें r naught की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a naught। क्या करोगे गाइस, ये बता दो मुझे। इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करेंगे तो डू यू रियलाइज ये सारा तो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो इसे। हाँ ना बच्चों, एक r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये बेसिकली देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ई रेज़ टू पावर r बाय 2a नॉट। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं ना ये। एंड डू यू रियलाइज जब r टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर। जब r टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इट विल बी ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी विच इज अ वेरी बिग नंबर। और 1 बाय इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0। मतलब एक r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे भी साई की वैल्यू 0 जा रही है। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे एज रेडियल नोड। मैंने तुम्हें बताया था, अगर r इक्वल टू 0 पे आ रहा है या r इक्वल टू इंफिनिटी पे आ रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब बचा क्या एक्सप्रेशन में, ये मैं बता रहा हूं कांस्टेंट है, इससे जो r की वैल्यू आ रही है वो इंफिनिटी आ रही है। मतलब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो एंड फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a नॉट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ r इन टर्म्स ऑफ a नॉट, जिसके लिए ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, 0। समझे नहीं समझे गाइस? So to get the answer, let r by a naught be equal to x। तो ये बन गया 27 माइनस 18x प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकालो गाइस। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ है ना बच्चों? विल टेक अ पॉजिटिव वैल्यू। x की दो वैल्यूज आ गई। सपोजिंग मैं कह रहा हूं K1 एंड K2 आ गई। सपोजिंग मैं दो वैल्यूज मान के चल रहा हूं, K1 एंड K2। ओके बच्चों, मैं क्या मान के चल रहा हूं, K1 एंड K2। तो हम क्या कहेंगे, बेसिकली r बाय a नॉट विल बी इक्वल टू K1। K1 एंड K2 आर कॉन्स्टेंट, 2 3 4 लाइक दैट। तो हम कहेंगे r बाय a नॉट शुड बी इक्वल टू K1 एंड r बाय a नॉट शुड बी इक्वल टू K2। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं K a नॉट hold on a sec guys, K1 a नॉट एंड K2 a नॉट are the nodes। These are the nodes, these are the radial nodes for the wave function। समझ में आया या नहीं आया बताओ गाइस? वैसे मैंने दो ही क्यों लिए, क्योंकि गाइस पे अटेंशन, यहाँ पे हमें दे रखा है CS। CS में कितने रेडियल नोड आते हैं बच्चों, दो आते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ R इन टर्म्स ऑफ A नॉट, जिसपे तुम्हारे रेडियल नोड होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमने साई इक्वल टू 0 पुट करके R की वैल्यूज निकाली इन टर्म्स ऑफ A नॉट, these are giving you the radial nodes, not the total nodes। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? These are the radial nodes that we are getting by putting the radial part of wave function equal to 0। समझ आया नहीं आया? और तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एंगुलर पार्ट है इट मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि s ऑर्बिटल की बात करी जा रही। यहाँ पे कहीं थीटा फीचर हुआ नहीं हुआ। मतलब ये हमारा जो वेव फंक्शन है ये एक्चुअली तुम्हारा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन भी कह सकते हो।
मतलब इसमें रेडियल पार्ट का ही मेन कंपोनेंट है, जो एंगुलर पार्ट है वो तो कोई कांस्टेंट की तरीके से फीचर हो रहा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? सम कांस्टेंट माइट बी योर एंगुलर पार्ट, और जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज मोस्टली ऑफ योर रेडियल पार्ट, क्योंकि एस्टिमेट इज स्फेरिकली, इट इज सिमेट्रिक, राइट, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, जिसकी वजह से इसके अंदर तुम्हारा थीटा वाला कंपोनेंट कहीं भी नहीं दिख रहा तुम्हें वेव फंक्शन, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो आ रही होगी। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? प्लीज लेट मी नो, बोलो गाइस, हर एक बच्चे को समझ आ गया? टेल मी, एवरीबॉडी इज क्लियर? ग्रेट गाइस।